दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज को शुरू करने वाले हैं, ईवीएस का घटना चक्र। दोस्तों पर्यावरण की सीरीज हमारे चैनल पर ऑलरेडी चल रही है, वहां पर हम फुल डिटेल में पर्यावरण को पढ़ रहे हैं। दोस्तों वहां पर हम बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट भी कर चुके हैं और आज से हम एक नई सीरीज को शुरू करने वाले हैं, जो घटना चक्र के माध्यम से हम ईवीएस की तैयारी करेंगे। दोस्तों पर्यावरण आजकल एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस सीरीज के साथ आप जुड़िए और देखिए, क्योंकि आज से पहले हमने क्या पढ़ा है ईवीएस में, यह जांचने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जानने के लिए घटना चक्र बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि घटना चक्र से एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों जो भी हमारे भाई बहन सीरियस हों और अच्छे से ईवीएस की तैयारी करना चाहते हों, तो प्लीज़ दोस्तों इस घटना चक्र की सीरीज के साथ आप जुड़िए और एक बेहतरीन तैयारी करिए। और दोस्तों यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी, क्योंकि हमारे चैनल पर दोस्तों ईवीएस की सीरीज को फुल डिटेल में कराया जा रहा है, जो कि चल रही है। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा जो हमारे सीरीज के साथ जुड़े होंगे और जो हमारे चैनल के साथ जुड़े होंगे, तो प्लीज़ दोस्तों वहाँ पर आप पढ़ते रहिए और यहाँ पर आप घटना चक्र के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा पर्यावरण एवं सतत विकास। टॉपिक हमारे वही रहेंगे जो हम उस सीरीज में पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक हमने पर्यावरण एवं सतत विकास ही कंप्लीट किया था, तो आज हम पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पार्ट देखने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे दोस्तों और प्रत्येक क्वेश्चन को फुल डिटेल में बातें करेंगे और जानेंगे। जितने भी प्रश्न हमारे बनेंगे, एक क्वेश्चन से कम 10-10 प्रश्नों का जो हम रिवीजन करने वाले हैं और बहुत सारे जो क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और ना करने की भूल कभी ना करना दोस्तों। पहला पार्ट आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे की सीरीज के साथ आप कंटिन्यू रहना, वरना मत रहना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं बुनियादी प्रश्न। जैसा कि नाम दिया है बुनियादी प्रश्न, तो बुनियादी प्रश्न हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्या होता है कि जो ये घटना चक्र है, यहाँ पर फुल डिटेल में बातें की जाती है। जो भी प्रश्न होगा उसके बारे में फुल डिटेल में बातें की जाएंगी और बार बार एक ही प्रश्न को दोहरा के आपको याद करने में बड़ी आसानी होती है। दोस्तों अब पहली सीरीज को आप देखेंगे, प्लीज अंत तक देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आज से पहले अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पर्यावरण से अभिप्राय है, तो बताइए दोस्तों पर्यावरण से अभिप्राय है। पहला हमारा ऑप्शन है ए कि भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। तो हाँ, हम कह सकते हैं पर्यावरण इसी को कहते हैं कि भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, तो ये भी होना चाहिए। तीसरा देखते हैं भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। तो दोस्तों चौथा दिया है उपयुक्त सभी, तो इनमें उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि पर्यावरण के बारे में हमने पढ़ाया था। तो जो भी व्यक्ति हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारा पर्यावरण की सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको पता होगा दोस्तों, हमने पहला टॉपिक इसी को कंप्लीट किया था, पर्यावरण एवं सतत विकास। वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया है कि पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, और पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, तो बहुत सारी डेफिनेशन के माध्यम से वहाँ पर समझाया गया है। तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी ईवीएस की, तो वहाँ पर जाकर आप एक बार जरूर विजिट करें। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं व्याख्या देखते हैं दोस्तों। तो व्याख्या में है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। तो ठीक है ना दोस्तों, और हमने वहाँ पर बात की थी। और मैं आपको बताऊं कि पर्यावरण क्या है, तो दोस्तों छोटी सी लाइन है, उसे आप याद रखना कि जैसे कि ये हम हैं या आप हैं। ठीक है, आपकी नज़र जहाँ तक जाती है, आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है चारों ओर, जो आपको घेरे हुए है, वह पर्यावरण है। बस 2 लाइन की बात है, इसे आप याद रखना। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, वो क्या है, पर्यावरण है। उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको पेड़ पौधे भी दिख रहे होंगे, जीव जंतु भी दिख रहे होंगे, मिट्टी भी दिख रही होगी, वायुमंडल वायु है। ठीक है, हवा चल रही है, ये दिखते नहीं है लेकिन है। ठीक है ना। तो दोस्तों जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब क्या है,
पर्यावरण है। आगे देखते हैं, चलिए। पर्यावरण ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिक तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए रुकते हैं। तो दोस्तों अजैविक घटकों के बारे में बताया था, जैविक घटकों के बारे में बताया था। जैविक क्या होते हैं? जो सजीव, जो सांस लेते हैं। अजैविक निर्जीव। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य में एक अंतःक्रिया होती है जो परिभाषित की जाती है एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में। तो हमने इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से जाना था दोस्तों। इकोसिस्टम क्या होता है और इकोलॉजी क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये एक ही क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर पर्यावरण के साथ में ही इकोसिस्टम के बारे में भी बताया गया है। जो जैविक और अजैविक संगठनों के अंतःक्रिया जो होती है उसी को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ध्यातव्य है कि पर्य और आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो वह आवरण या जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो कहने का मतलब यही है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हमें चारों ओर दिखाई दे रहा है वह क्या है? पर्यावरण है। तो जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। ठीक है। तो क्लियर है ना पॉइंट। चलिए, तो ये फिगर के माध्यम से देखते हैं, बहुत अच्छे से आपकी समझ में आने वाला है। तो देखिए दोस्तों कि पर्यावरण होता क्या। देखिए ये पर्यावरण है, तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या, जैसे हम यहाँ पर हैं, ठीक है, हम यहाँ पर हैं सपोज करना, तो यहाँ से हमें क्या क्या दिख रहा है? देखिए जलमंडल भी है जलमंडल में जैसे हिमनद आते हैं, झील, नदी, सागर, ये सब हमारे और पास रहते हैं। ठीक है। जीवमंडल में जैसे पौधे, जंतु, ये सब हमारे पास रहते हैं। वायुमंडल में, ठीक है, जैसे समता मंडल, क्षोभमंडल, ये हमारी वायुमंडल की ऊपर परत होती हैं 5, कितनी होती है? 7 होती हैं, 5 होती हैं, है ना। तो 5 के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। क्षोभमंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ठीक है ना, वायुमंडल। और देखिए दोस्तों स्थल मंडल, तो स्थल मंडल में जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, तो ये सब आते हैं। तो ये सब हमारे चारों तरफ रहते हैं और इन सभी के बीच में एक अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया कैसे? जैसे जीव मंडल है तो इसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। तो जलमंडल के साथ इनकी क्रिया नहीं होती है। क्या ये पानी नहीं पीते हैं? कि वायुमंडल के साथ में इनकी क्रिया नहीं होती है? कि ये सांस नहीं लेते हैं? बताइए, लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो लेते हैं ना। तो सबकी, इन चारों की आपस में एक अंतःक्रिया होती है और यही जो अंतःक्रिया होती है जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य में, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो याद रखना इस बात को दोस्तों, बार बार हमारे। एक बात बताइए दोस्तों, हम पहले वहाँ पर सीरीज में पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद वहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी कर लेते हैं, उसके बाद में हम ईवीएस का घटना चक्र भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर फुल डिटेल में बातें कर रहे हैं। तो कब तक आपका ये जो सब्जेक्ट है कब तक आपके पकड़ में नहीं आएगा बताइए? अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे तो एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। यकीन करना दोस्तों, आप मेरा विश्वास करिए, अगर हमारे साथ आप ईवीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चाहे टेट हो, सीटेट हो, यूपीपीसीएस हो या एनी अदर एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं, दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो इसमें कहा गया है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो देखिए, धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। तो ये कह रहा पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे धारणीय विकास क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान में जो भौतिक संसाधन है उनका इस तरीके से उपयोग किया जाए कि भविष्य में हमें उनकी कमी महसूस ना हो। ठीक है। जैसे सपोज करें, एग्जाम्पल में हमने बताया था कि जल, तो जल का हम इस तरीके से उपयोग करें कि भविष्य में हमें इसकी कमी महसूस ना हो। ठीक है। तो इसे कहते हैं हम धारणीय विकास। और देखिए, गरीबी कम कम करना ये अलग बात होती है, वातानुकूलन, ठीक है, कागज के थैलों का प्रयोग। तो ये पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, कागज के थैलों का प्रयोग, वातानुकूलन का प्रयोग, है ना, धारणीय विकास। लेकिन गरीबी कम करना, हाँ, इसकी भी जो इसका भी अहम रोल रहता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से रहता है गरीबी कम करने का, लेकिन इनका रहता है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो इसमें आता है जैसे बी। तो इसका जब व्याख्या देखते हैं हम, तो व्याख्या में
तो बात करते हैं धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। ठीक है, वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, यही तो मैंने बताया था, अप्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, इनडायरेक्ट इनका रिलेशन है गरीबी कम करने का। ठीक है, जबकि धारणीय विकास कागज के थैलों का प्रयोग वातानुकूलन का पर्यावरण के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। अतः यदि पहले दृष्टिकोण के तहत गरीबी कम करने से पर्यावरण पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को महत्व दिया जाए तो विकल्प सी भी सही उत्तर हो सकता है। तो ये हमारे एक्सेप्शन वाली कंडीशन है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, तो हमें अपना याद रखना है कि गरीबी कम करना तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ तो 1981 में, 1986 में, 1995 या 2000 में। तो पहले क्वेश्चन में हम ये कंप्लीट कर चुके हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कितने में हुआ था, तो 1986 में हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है, तो याद रखना। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तो निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, तो 1986। तो एक से दो बार अगर प्रश्न आता है तो उसमें अपना ही फायदा होता है, क्योंकि 2-3 बार आपके सामने एक प्रश्न आएगा तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, तो चलिए, तो पांचवा प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है, जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से या उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों से, जिसमें जैविक घटक जो होते हैं हमारे जो सजीव होते हैं, जो सांस लेते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु। भू आकृतिक घटकों से, जिसमें जो हमारे मिट्टी, मृदा, जल और ये आता है पठार, पर्वत जो आते हैं। और अजैविक घटकों से, जो सांस नहीं लेते हैं, भौतिक कंपोनेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी से मिलकर बनता है क्या, पर्यावरण। तो इसमें आएगा ऑप्शन हमारा डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए आगे देखते हैं इसका जो व्याख्या है। तो आगे, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं, भौतिक या अजैविक संगठक जिसमें स्थल, वायु, जल आता है, जैसा कि अभी बताया गया था। ठीक है, जैविक संगठक में पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव आते हैं। और ऊर्जा संगठक जिसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आती है। ठीक है, इन तीनों के संगठक से बनता है पर्यावरण। चलिए आगे देखते हैं। अतः पर्यावरण कई संगठक से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को बृहत व लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण की विशेषताएं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कहने का मतलब ये है, पर्यावरण को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। ये फिगर के माध्यम से देखते हैं तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है। चलिए देखते हैं पर्यावरण और उसकी संरचना। तो पर्यावरण है, तो पर्यावरण में देखिए ये हमारे स्तर हैं, जैसे लघु स्तर और बृहत स्तर में। तो लघु स्तर में क्या है, जीवाणु का पर्यावरण, तो ये छोटा, यानी लघु स्तर पर बात की जा रही है पर्यावरण, ये जीवाणुओं, बैक्टीरिया का जो पर्यावरण होता है वह छोटा होता है। बृहत स्तर पे बात करें तो वृक्ष का पर्यावरण, क्योंकि वृक्ष की प्रजातियां बहुत अधिक होती हैं तो वृक्ष का पर्यावरण जो होगा वह बृहत होगा। ठीक है, और कारकों की बात करें, पर्यावरण के कारक तो नियंत्रक के रूप में और संसाधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और विभिन्नताओं की बात करें तो ये कारण हैं जलवायु में परिवर्तन। तो जलवायु में जैसे परिवर्तन होता है तो पर्यावरण अलग अलग होता है, ये कारण हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं हर जगह पर पर्यावरण में जलवायु के अकॉर्डिंग। मृदा का प्रकार, स्थलाकृति में अंतर, जैसे कहीं पर पठार होता है, कहीं पर पर्वत होते हैं, कहीं पर सूखा होता है, कहीं पर मरुस्थल होते हैं। ठीक है, तो ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं पर्यावरण में। आगे पर्यावरण के संगठक की बात करें तो ये हम पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं। 3 संगठक हैं पर्यावरण के, भौतिक, और जिनमें आते हैं स्थल, वायु, जल, जैविक, जैविक में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। आगे ऊर्जा में आते हैं सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो ये सब हम जो है देख चुके हैं पहले। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है 6वां हमारा, धारणीय विकास
किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। तो इसमें क्या है, धारणीय विकास जो है, जो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं हमारे, तो वो जो पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय होते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं उनका प्रयोग इस तरीके से किया जाना चाहिए कि भविष्य में उनकी कमी हमें महसूस ना हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। तो देखते हैं इसका व्याख्या, देखते हैं इसकी। धारणीय विकास, विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो यही तो आपको बताया गया था कि भविष्य में हमें इस चीज़ की कमी महसूस ना हो, इसके लिए हमें ध्यान में रखा जाता है कि वर्तमान में हम जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका इस तरीके से उपयोग करें। तो धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, मतलब न्यायसंगत उपयोग, जितनी ज़रूरत है उतना हम चीज़ों का प्रयोग करें, संरक्षण, उनकी देखभाल करें तथा उचित प्रबंधन यानी संवर्धन करें, उनका बढ़ावा दें। ध्यातव्य है कि इस शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED के द्वारा दी गई थी। ठीक है, आगे है कि WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो धारणीय विकास है, धारणीय विकास जो है, इसकी जो संकल्पना दी थी, जो दी गई थी यहाँ पर दिया है, देखिए WCED ने 1987 में इस शब्द की व्याख्या की थी। ओवर कॉमन फ्यूचर उसकी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं अपनी सीरीज में। ठीक है, रियो में, तो इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। वहाँ पर इसे सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किया गया था धारणीय विकास को रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में। ठीक है, साथ ही 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था। फिर इसके बाद में 2002 में हमारा जोहान्सबर्ग में आयोजन हुआ था जिसका मुख्य मुद्दा रखा गया था सतत विकास। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है और प्रत्येक वर्ष दोस्तों आपको पता होगा कि एक इंडेक्स निकलती है सतत विकास सूचकांक। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा इनके लिए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का निर्माण किया गया है। तो यही तो बताया गया था, एक इंडेक्स प्रतिवर्ष निकलती है जो कि ये जो हमारे लक्ष्य दिए गए हैं इनको पूरा करने में कौन सा देश आगे है। ठीक है, तो यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास की स्थिति तथा पर्यावरण की सततता से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। 149 देशों की सूची में वर्ष 2016 में भारत का स्थान 110वां है। ठीक है, भारत का स्थान कितना है, 110वां है। शायद पिछली वर्ष 2019 में भारत का स्थान 103वां था इसमें शायद। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो सतत विकास सूचकांक ये 2016 की इंडेक्स दी गई है जिसमें स्वीडन पहले स्थान पर है, दूसरे पे डेनमार्क है। ठीक है, तो पहले दूसरे आप याद रखना और लास्ट याद रखना, वो 149 पे है लाइबेरिया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि 2003 को UNO द्वारा सतत विकास वर्ष घोषित किया गया था। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि किस वर्ष UNO ने सतत विकास वर्ष घोषित किया था। तो 2003 में, और 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पर सतत विकास को मुख्य मुद्दा रखा गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलिए 7वां प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वह है, बताइए कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, तो ये आप याद होगा शायद ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है और अनगिनत बार ये प्रश्न आया है परीक्षा में। ठीक है, तो याद रखना 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आगे देखते हैं, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं इसकी। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2016 के विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय था वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस फॉर द लीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। तो दोस्तों हमें जो प्रतिवर्ष जब 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो जो देश जिसको आयोजन जिस देश में किया जाता है तो वहाँ पर एक विषय, एक थीम रखी जाती है
जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जिससे कि 2019 में बीट एयर पॉल्यूशन था और उससे पहले बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। ठीक है, तो याद रखना, उससे पहले चाइना ने किया था, फिर भारत ने किया था इसका आयोजन। तो बस 2016 के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का मेजबान देश अंगोला था। ये 2016 का दिया है, लेकिन हमें तो प्रतिवर्ष जब मनाया जाता है हमें अपने करंट में याद रखना है। करंट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 2019 का थीम क्या था या 2020 का क्या था। अभी 5 जून नहीं आया है, 5 जून को जब मनाया जाएगा 2020 में, तब वहाँ पर थीम रखी जाएगी। जो भी रखी जाएगी वो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है, तो 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो देखिए, वन, जल, सड़कें, खनिज। तो प्राकृतिक पूंजी में कौन से आते हैं? सड़कें नहीं आएंगी, क्योंकि सड़कें मानव निर्मित होती हैं। प्राकृतिक में वन होते हैं, जल होते हैं और खनिज होते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉमन सी बात है, तो आप सभी को पता होगा। तो चलिए व्याख्या में देखते हैं कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वन, जल, खनिज देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि सड़कें प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं की जाती हैं। उल्लेखनीय है कि पारिस्थितिक तंत्र का कोई भी अवयव जिसका उपयोग मानव अपने कल्याण के लिए करता है प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, उनका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार में किया गया है। देखिए फिगर के माध्यम से हम देखते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है, जैसे प्राकृतिक संसाधन एक होते हैं अच्छे संसाधन, एक होते हैं छह संसाधन। ठीक है, तो अच्छे संसाधन जो होते हैं, अच्छे जिनको मतलब छीड़ नहीं किया जा सकता है, अच्छे जिनको हम छीड़ नहीं कर सकते, तो होते हैं अच्छे संसाधन। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, व्यष्टि, परमाणु ऊर्जा। जो हमारी ऊर्जा है ये हमारे अच्छे संसाधन में आती है। और छह संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। ठीक है, तो नवीकरणीय में आते हैं रिन्यूएबल, तो इसमें वन, चारागाह, जल तंत्र, कृषि तंत्र, वन्य प्राणी, मृदा। और अनवीकरणीय में जैविक और अजैविक दो प्रकार के होते हैं। तो जैविक जातियाँ आती हैं जैविक में, तो ठीक है, अजैविक में आते हैं पेट्रोल, कोयला, गैस, जिप्सम, धातुएं। ठीक है, जो अनवीकरणीय होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, देखिए कितनी बार आया है ये प्रश्न। तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए आगे। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था, तो इस बात को आप याद रखना। जब पहली बार 1973 में पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जो हमारा स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था, जो कि पहला हमारा पर्यावरण के लिए पहला प्रयास था। तो 1972 में इसे पहली बार 5 जून को घोषित किया गया था, लेकिन 1973 से इसको मनाया जा रहा है, तो याद रखना इस बात को। तो 10वां प्रश्न देखते हैं कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। किसमें है? जल चक्र में। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। तो जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का बाष्पीकरण करता है। बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं जल चक्र को। तो दोस्तों देखिए कि यहाँ पर जैसे कि ये पर्वत हैं, पेड़ हैं, वर्षा और ये जल का बाष्पीकरण, सूर्य से प्रकाश जैसे आ रहा है और जल का जो गर्म होने के बाद में बाष्पीकरण होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बादल बनने के बाद में फिर वर्षा होती है, तो है ना। तो ये सब आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप याद रखना इसको कि सौर विकिरण का जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसमें होती है? जल चक्र में होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस 10 प्रश्न ही बहुत हैं। ठीक है, 10 प्रश्नों को हमने देखा और 10 प्रश्नों में हमने बहुत सारे प्रश्नों को कंप्लीट किया है। तो ये ईवीएस की ये जो सीरीज है आप इसके साथ जुड़े रहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस करना और लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। तो धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट और प्रश्नों के साथ। पर्यावरण एवं सतत प्रकाश के दूसरे पार्ट को करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।